तो पिछली बार जो हमारी क्लासेस हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि मॉडर्न साइंस के द्वारा जो हम प्रगति कर रहे हैं उससे हम इस नतीजे पहुंच रहे हैं कि यदि हमें संसार की मिस्ट्रीज़ को और गहराई से जानना है, उसको सॉल्व करना है, पजल्स को, तो हमें एक दूसरी डायमेंशन, साइंस की एक दूसरी डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हमारी जो मॉडर्न साइंस है वो सेंस परसेप्शन और लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, और सेंस परसेप्शन लॉजिक की लिमिट्स हैं। क्योंकि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, इसलिए सेंस के बियॉन्ड की नॉलेज उससे लेना और सेंस के अंदर की नॉलेज भी परफेक्टली गेन करना उससे इम्पॉसिबल है। फिर हमने प्रपोज़ किया था कि जो हमारी वैदिक साइंस है वो ऐसा विज्ञान है जिसमें कि हम संसार के इन सब रहस्यों को समझ सकते हैं, और ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ये हमने आपको बताया था। ये ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत ब्लाइंड फेथ है, जैसा कि आजकल टेक्स्ट बुक्स में माइथोलॉजी करके इसको बताया जाता है। माइथोलॉजी मतलब मिथ, बट इट इज़ नॉट मिथ, एक्चुअली इट इज़ ए ग्रेट साइंस। तो आज की हम जो सेमिनार है, क्लास है, उसमें उसी विषय को और थोड़ा डिटेल में बताते हुए, हमारे वेदों में दो प्रकार की विद्याएं दी हुई हैं, दो लेवल का नॉलेज है। एक को बोलते हैं पराविद्या और एक को बोलते हैं अपराविद्या। कौन कौन से? पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या का मतलब है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नॉलेज है, उसको पराविद्या कहते हैं। ये जो हम सभी यहाँ हैं और ये पूरा जगत है, ये मटेरियल वर्ल्ड कहलाता है, क्योंकि ये मटेरियल, मैटर का बना हुआ है। लेकिन वेदों में जानकारी मिलती है कि पूरी एग्जिस्टेंस का ये तो केवल एक बहुत छोटा सा भाग है। इसके बियॉन्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जहाँ पर कोई भी मैटर की चीज़ नहीं होती हैं, लेकिन एक और प्रकार की होती हैं जिसको स्पिरिचुअल सब्सटेंस। एवरीथिंग इज़ कॉन्शियस देयर, क्योंकि स्पिरिट इज़ कॉन्शियस, मैटर इज़ अनकॉन्शियस, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज़ एवरीथिंग इज़ कॉन्शियस। तो वो थोड़ा एग्जैक्टली उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा जो अनुभव है वो केवल मटेरियल वर्ल्ड से है। बट स्टिल सम हिंट, some idea we can have by that, and gradually there is a process given by which we can enter into that spiritual world, enter into that reality. तो वो है पराविद्या। फिर अपराविद्या है इस भौतिक जगत के विषय में नॉलेज। ऐसा नहीं है कि वेदों में केवल बस ऐसी पराविद्या के बारे में है, भगवान के बारे में है। भगवान का ही ये सृष्टि भी उन्हीं की द्वारा बनाई गई है, इसलिए इस जगत की जानकारी भी भगवान ने हमको दी है। वेद का मतलब होता है नॉलेज। सभी प्रकार का ज्ञान का स्रोत वेद है, चाहे अपराविद्या है चाहे पराविद्या है। वेद मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज, ऑल नॉलेज इज देयर। तो आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं कुछ स्लाइड्स, उसमें आपको दिखाने वाले हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज हमने आज विज्ञान से भी प्राप्त की है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चढ़ी नॉलेज वेदों में है। फ़र्क क्या है? एक तो वो परफेक्ट है, और दूसरा जो वेदों में जो मटेरियल नॉलेज है वो इस प्रकार से और इस पर्पस के लिए दी गई है जिससे हम उसका उपयोग अंततः अपनी रियलिटी को जानने के लिए कर सकें। जो सभी सृष्टि के मूल हैं भगवान, उनके साथ अपना संबंध स्थापित करने में उसको यूज़ कर सकें। यानी कि हर चीज़ को सुप्रीम सोर्स के कनेक्शन में उन सभी ज्ञान को दिया है। हम अपने छोटे से नज़रिए से देखते हैं कि हर चीज़, हम बोलते हैं इन्वेंशन, हर चीज़ हमारी इन्वेंशन है, और हम हर चीज़ को ऐसे देखते हैं कि ये सब ऐसे ही है। उसका मूल कारण क्या है, मूल पर्पस क्या है, वो पता नहीं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक चीनी का एक दाना पड़ा हुआ है। एक चींटी जो है उसके पास इतनी शक्ति है कि वो अगर रूम के एक कोने में होगी और दाना दूसरे कोने में होगा, तो भी उसके अंदर भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि खाना हर जीव को कहाँ कैसे खाना है वो सबको वो नॉलेज अंदर देते हैं, इनबिल्ट सिस्टम। तो वो चींटी को पता लग जाएगा कि वो चीनी का दाना कहाँ है, करेक्ट।
वो वहाँ जाएगी तो उसकी नॉलेज इतनी सही है कि ये एक चीनी का दाना है, ये खाने के लिए है और इसको खाने से मेरे शरीर का पोषण होगा। दैट मच पार्ट इज़ करेक्ट। वो चीनी का दाना किसने बनाया, किसको बिलोंग करता है, ये जानकारी चींटी को नहीं हो सकती कभी। उसकी चेतना का लेवल इतना नहीं है कि वो समझ पाए कि ये चीनी एक शुगर मिल में बनी होगी। कोई ह्यूमन बीइंग्स हैं जिन्होंने ये गन्ने का रस निकाल करके इसको बनाया होगा, ये लेवल का नॉलेज उसको नहीं होगा। तो उसका नॉलेज एक तरीके से सही है, उसको इतना तो जानकारी, इतना तो उसको चेतना दी गई है कि वो चींटी जो है पता लगा सकती है कि कहीं पर भी शुगर का ग्रेन गिरा होगा आसपास में, वो शी कैन पॉइंट इट आउट, शी कैन फाइंड इट आउट एंड शी कैन यूज़ इट, खा सकती है और मेंटेन द बॉडी। लेकिन क्या इसका मतलब है कि उस चींटी को उस चीनी के दाने के बारे में सब कुछ जानकारी मिल पाएगी? क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि उसकी चेतना का स्तर रेस्ट्रिक्टेड है। आप समझ रहे हैं? अभी उसी प्रकार से चींटी की जगह हम अपने को रखते हैं, ह्यूमन बींग्स को। हम ह्यूमन बींग्स भी क्या है, चींटी से थोड़ा हमारा चेतना का स्तर ऊपर है, लेकिन कंप्लीटली प्योर कॉन्शियसनेस तो नहीं है, है ना? तो इसलिए हम अपने परिप्रेक्ष्य में इस जगत को देखते हैं, जैसे चींटी अपने परिप्रेक्ष्य में हर चीज़ को देखती है, ऐसे हम भी एक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। हमको जब पृथ्वी के नीचे पेट्रोल मिलता है तो हम सोचते हैं अरे पेट्रोल, अरे ऐसे पड़ा हुआ है, निकालो निकालो निकालो, गाड़ी में लगाओ, भागो। उसका और भी कुछ पर्पस हो सकता है, जैसे चींटी का वो चीनी का दाना था, वहाँ कुछ और पर्पस के लिए वो रखा हो या गिर गया हो, जो भी उसके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। लेकिन चींटी को वो पता नहीं लगेगा, बिकॉज हर कॉन्शियस लेवल इज लिमिटेड। सो सिमिलरली एट लीस्ट बाई लॉजिक वी कैन कम टू दिस अंडरस्टैंडिंग कि देर इज़ ऑल पॉसिबिलिटी कि हमारी चेतना का लेवल जो है उसके अनुसार जो कॉन्टेक्स्ट में हम इस संसार को देख रहे हैं, इट इज़ नॉट द परफेक्ट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। वी आर ओनली सीइंग ए हाफ पिक्चर, ए स्मॉल पिक्चर ऑफ द रियलिटी, ओनली व्हाट वी आर अलाउड टू कंसीव। जैसे चींटी को एक अलाउंस दिया हुआ है, शी कैन कंसीव टू दैट लेवल, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकती। ऐसे ही हमारी भी एक कंसेप्शन है। लेकिन जब हम वेदों से ये मेटेरियल वर्ल्ड को देखते हैं तो हम ऐसे देखते हैं जैसे कि भगवान जब जिस नज़रिए से देखते हैं उस नज़रिए से, मीन्स हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू गॉड, व्हाट इज मेंट फॉर अस, व्हाट इज नॉट मेंट फॉर अस, हाउ वी शुड यूज, हाउ वी शुड नॉट यूज, बिकॉज नाउ वी आर इन वेदास, वी आर कनेक्टेड टू द सुप्रीम पर्सन, करेक्ट? सो देयरफॉर दैट विजन, वेद से, शास्त्रों से इस मेटेरियल वर्ल्ड को देखना, वो एक ऐसी विजन है जो हेल्दी विजन है, जिसके अनुसार अगर इस भौतिक जगत को हम यूज़ करेंगे तो हम हमेशा उसको प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे, जिससे कि सुख शांति सबको मिलेगी। नहीं तो क्या हुआ, हम अपने नज़रिए से जब चीज़ों को देखते हैं, उसको यूज़ करने का शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं। जैसे आज हम पेट्रोल बहुत यूज़फुल है, हमने निकाला, यूज़ किया, लेकिन उससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएँ भी तो आ रही हैं। पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या भी सामने आ गई है, एनवायरमेंटल क्राइसिस, ऐसी बहुत सारी इन्वेंशंस हैं जिससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी सामने आ गई। न्यूक्लियर एनर्जी से आज हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू पूरे संसार को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इतनी शक्ति भी है और संभव है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कहते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। सो हम लोग को जो अपने बलबूते पर जो इस मेटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज गेन होती है, दैट इज लिटिल नॉलेज एंड विच इज many times very dangerous. But if we get knowledge about this material world from scriptures, then we will see it as God has created for that purpose, and then we will be able to use it in that purpose. So in that way we will be able to live in harmony with nature, जिसकी आज बात कर रहे हैं, ग्रीन अर्थ, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। लेकिन अभी भी जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो अपने ही नज़रिए से कर रहे हैं, अपनी इन्वेंशन से। पहले हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, वाइट रेवोल्यूशन किया, यू नो अबाउट दैट ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन। कुछ साल तक बहुत बढ़िया रहा, वी वर थिंकिंग वाह हमने कितना अच्छा काम किया है, बट आफ्टर डिकेड्स, अ फ्यू डिकेड्स, नाउ वी आर रियलाइजिंग कि उसके कितने दुष्परिणाम बाहर आ रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से जहाँ हमने पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना शुरू किया तो आज पूरा पंजाब जो है वो बंजर हो गया है। तो हर एक इन्वेंशन का क्या है, क्योंकि अपनी संकुचित बुद्धि से हम देखते हैं तो उसके कई बार बहुत ख़राब परिणाम हमारे सामने आते हैं, पर जब वो आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
इर्रेपरेबल डैमेज हो चुकी होती है। सो इसीलिए वेदों के थ्रू इस जगत को जानना से हमको ये फ़ायदा होगा कि हम उसको हेल्दी तरीके से देख पाएंगे, कैसे उसको यूज़ करना है ये देख पाएंगे। सो विल शो यू सम एग्जांपल्स नाउ, सम स्लाइड्स, हाउ वेदास हैज़ दैट नॉलेज फॉर ह्यूमन काइंड अबाउट दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो अभी 50 साल के अंदर जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने जानबूझ करके वेदों को पढ़ा, इसलिए कि उसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकें जिससे कि इंडियंस के अंदर ही वेदों के प्रति, शास्त्रों के प्रति एक नेग्लिजेंस की फीलिंग डेवलप हो। तो उन्होंने बताया कि वेदास आर वर्स देन सैवेज, ये सब पिछड़ा हुआ ज्ञान है और ये सब मिथिकल फिगर हैं। व्यासदेव जो है वो मिथिकल है, रामायण महाभारत जैसी कोई चीज़ हुई नहीं थी, ये सब मनगढ़ंत घटनाएं हैं, ऐसा करके हमको सिखाया गया। लेकिन रियलिटी क्या है? सो रियलिटी है कि वेदों के अंदर पूरा जो ज्ञान है, आप उसको कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे, जो मॉडर्न नॉलेज है वो सब ज्ञान ऑलरेडी उसमें है। ये 14 ब्रांचेज हैं, प्राइमरी 14 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज इन वेदास, शिक्षा, निरुक्ता, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प इत्यादि। फिर आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, गंधर्वेद, लाइक दैट। तो अभी एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसका झलक देखेंगे। तो मैथमेटिक्स को देखें तो वो सुलभ सूत्र, हमारे वेदों में उसको सुलभ सूत्र के अंदर वो संकलित है। फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी है वो ज्योतिष विज्ञान के अंदर संकलित है। और कैसे हम ज्योतिष के अंदर वो जो सभी मैथमेटिक्स, फिजिक्स है उसके थ्रू हम लोग सभी प्लैनेट्स का वेलोसिटीज़, रिलेटिव डिस्टेंस, वो सब जान करके कब सूर्योदय होगा, कब अस्त होगा, एक्लिप्स कब होंगे, आज से 100 साल बाद क्या घटना होगी एग्जैक्ट, ये हम लोग बता पाते हैं अपने शास्त्रों के थ्रू। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हैं इस आधार पर, जहाँ पर साल में एग्जैक्टली उस समय में वो स्लिट से वो सूरज का प्रकाश जाएगा, बिकॉज द नॉलेज वॉज देयर एट विच पॉइंट सन विल बी एट वॉट पोजिशन। सिमिलरली केमिस्ट्री, वो रसायन शास्त्र के रूप में हमारे वेदों में है, रसायन शास्त्र। बायोलॉजी एंड मेडिसिन आयुर्वेद के रूप में है। लॉजिक एंड फिलॉसफी न्याय के रूप में है। हिस्ट्री पुराण है ना। तो कितने पुराण हैं? दैट इज वेदा, 4 वेद। कौन कौन से? ऋग, साम, अथर्व, यजुर। ओके, और 18 पुराण हैं। और इतिहास, पुराण और इतिहास। इतिहास में मेनली 2 चीज़ आती हैं। कौन कौन सी? रामायण और महाभारत। ठीक है। देन सिविल इंजीनियरिंग, ये कल्प शास्त्र के अंदर आता है। कंप्यूटर साइंस जो है वो व्याकरण, जो पाणिनि व्याकरण सूत्र है उसके बेस पर कंप्यूटर का लैंग्वेजेस बनी है। लैंग्वेज, भाषा, जैसे संस्कृत सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक लैंग्वेज है संसार की। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ संस्कृत सबसे सिस्टमेटिक लैंग्वेज है, तो कैसे हमारा ज्ञान प्रिमिटिव होगा, जिसकी भाषा ही सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है। सो हाउ आवर एंसेस्टर्स वर प्रिमिटिव, दे वर मोस्ट एडवांस, दे वर मोस्ट एडवांस्ड इन लैंग्वेज एंड ऑल डिपार्टमेंट्स। लेकिन हमारे को ऐसा धीरे धीरे पूरा सिखाया गया है कि जो भी मेड इन वेस्ट है दैट इज़ गुड, एंड वॉट एवर इज़ मेड इन इंडिया फ्रॉम इंडिया इट इज़ ऑल सब पिछड़ापन है। जैसे अभी आप सब लोग जो ड्रेस पहने हैं, ये कल्चर हमको क्या सिखाया है? वेस्टर्न कल्चर इज़ ग्रेट, और इंडियन कल्चर, ये सब वैदिक कल्चर, ये सब पुराना है। इसलिए आज कोई भी धोती कुर्ता आप लोग नहीं पहनते, नहीं पहनना नहीं, सब क्या कहेंगे लोग, धोती पूरा साधु आ गया कोई। हाँ, so again that shows how we are still indoctrinated by western culture. We still esteem western culture very high, है ना। जिसके पास पैंट शर्ट है और ऊपर से और कोट टाई है, गर्मी हो चाहे कितनी भी, पसीना निकल रहा हो, लेकिन कोट टाई पहन के आना जरूरी है, उससे लगेगा और ये जेंटलमैन। और कोई धोती कुर्ता है पूरा। दिस इज अ जनरल इमेज विच हैज़ बीन क्रिएटेड अमंग अस, इज इट नॉट, है ना। कोई शिखा रख के आएगा, पंडित जी आ गए, मजाक उड़ाएंगे, है ना। और कोई हेयर स्टाइल ऐसे करके सब लड़के लड़की एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो बहुत बढ़िया कल्चर है। करेक्ट, दिस इज हाउ वी हैव बीन एनस्लेव्ड। नाउ इंडियन यूथ हैज़ टू वेक अप। हमें उससे बाहर निकलना है। ये जो हमारे को गलत सिखाया गया है, नाउ इट्स इन आवर हैंड, वी हैव टू वेक अप
वी आर लाइक दैट, वी आर यूथ नाउ, वी आर पुटिंग दिस धोती कुर्ता। जो हमारे दादाजी को हम देखते थे पहनते हुए, हमारे पिताजी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, नाउ नेक्स्ट जनरेशन, नाउ वी आर पुटिंग इट अगेन, अंडरस्टैंडिंग हाउ नाइस इट इज़ फॉर दिस कल्चर, फॉर दिस एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, दिस इज़ वेरी सूटेबल। धोने में आसान है, सूखने में आसान है ना। आप लोग जीन्स कितने दिन में एक बार धोते हैं? 1 महीने में एक बार? धोते ही नहीं है। So, Vedic culture means neat and clean. Every day we wash because it can be washed every day. It can dry every day. This is a simple example. Political science and civil laws, अर्थशास्त्र, धर्म सूत्र, ये सब के नाम से विख्यात है। एंटरटेनमेंट, आज म्यूजिक और ये सब, तो गंधर्व वेद के अंदर ये सब संकलित है। नाउ जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स। ये स्लाइड मैंने आपको पहले भी दिखाई थी मैथमेटिक्स के लिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस जो है वो 570 BC में आए, लेकिन बोधायन जो है वो उससे ही पहले 800 BC में जिन्होंने ये पाइथागोरस थ्योरम दी थी। अलग अलग ये बताया है ऋग्वेद, यजुर्वेद में प्रमा, परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो सब हमारे वेदों में अलग अलग, पूरा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एवरीथिंग इज देयर। अथर्ववेद, अलग संहिताओं में सब ये दिया है। Geometry must have been known in India long before the writing of Surya Siddhanta. Surya Siddhanta contains a rational system of trigonometry. तो एक सूर्य सिद्धांत बुक है जो 4000 BC में 2000 BC में जो कंपाइल की गई, 2000 BC, उसके अंदर ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री इज देयर, विच रिसेंटली वी हैव कम टू नो। सिमिलरली फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देन ज्योतिष सिद्धांत। ये कार्ल सगन एक एस्ट्रोनॉमर हैं जो बोलते हैं वैदिक कॉस्मोलॉजी इज द ओनली वन इन विच द टाइम स्केल्स कॉरेस्पॉन्ड टू दोज ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी। तो ये हम और डिटेल में देखेंगे कि सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है हजारों साल पहले से लिखा हुआ है शास्त्रों में, जिसको हम आज अपने टेलीस्कोप से जो पता लगा रहे हैं, दिस इज ऑलरेडी देयर। दिस स्लाइड आल्सो आई शोड यू। केमिस्ट्री के अंदर जो मेटलर्जी है, आपके यहाँ ब्रांच होगी ना मेटलर्जी, तो हमारे वैदिक समय में तो मेटलर्जी बहुत एडवांस थी। कुतुब मीनार का आप देखते हैं वो जो लोहा है उसमें रस्ट नहीं लगता है। स्टिल साइंटिस्ट आर सरप्राइज्ड कि वो कैसे किस चीज़ का है, कैसे बना है उसको। उसी प्रकार से कोणार्क मंदिर और भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी में आयरन बीम्स यूज़ किए हैं। हजारों साल पुराना मंदिर है, समुद्र के पास में है। जनरली समुद्र के पास होता है तो रस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन वहाँ पर वो रस्ट नहीं लगता है उस आयरन में। हम देखो जो भी बिल्डिंग हमारी महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के में जो बिल्डिंग्स हैं, 30 ईयर्स में उसको दोबारा ब्रेक करके बनाना पड़ता है, क्योंकि जो भी स्टील यूज़ होता है वो सब रस्ट कर जाता है। लेकिन ये जगन्नाथपुरी बिल्कुल समुद्र के तट पर है, उसमें जो स्टील यूज़ किया उसमें रस्ट नहीं लगता है। सो दैट नॉलेज वॉज देयर। ये सब अलग अलग टर्मिनोलॉजी है कॉरस्पॉन्डिंग मॉडर्न एंड वैदिक केमिस्ट्री में। एक्सट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, लाइक दैट। सिमिलरली मेडिसिन, अभी मैंने मेडिसिन पढ़ी है, हमको ही सिखाया जाता था जब हम फर्स्ट ईयर में गए एलोपैथिक में, कि ये जो अल्टरनेटिव मेडिकल प्रोसेसेस हैं जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, ये सब बहुत ही निम्न स्तर का ज्ञान है, वेरी प्रिमिटिव। रियली इन आवर टेक्स्ट बुक्स इट दिस डिस्क्राइब लाइक दैट, एंड दिस आर जस्ट स्पेकुलेशन, केवल स्पेकुलेशन है, उसमें कुछ आधार नहीं है। और हम लोगों को ऐसे ही पूरा था कि एलोपैथी ही सब कुछ है। लेकिन अभी वेदों को पढ़ने पर, आयुर्वेद को थोड़ा बहुत अपने ऊपर यूज़ करने पर, लोगों को यूज़ करने पर समझ में आ रहा है कि एक्चुअली आयुर्वेद में तो शरीर की जो अंडरस्टैंडिंग है, एलोपैथी में तो उसका 1% भी नहीं है। गलत है सब, उल्टा सीधा है सब, बहुत ग्रॉस लेवल पर है। हमारी मेडिसिन की टेक्स्ट बुक में हम पढ़ते थे, प्रोसेस बताएंगे और लास्ट में सेंटेंस होगा दिस कम्स फ्रॉम दिस, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, और लास्ट स्टेटमेंट होगा एंड हाउ दिस हैपेंस वी डू नॉट नो। Every theory will end with this statement, and how this will happen we don't know. So very gross level of understanding they have. तो मेडिसिन में सुश्रुत और चरक संहिता, ये दो बहुत पहले से ये ज्ञान है। हमारी फार्मेकोलॉजी की उसमें उनके फ़ोटो लगे हुए थे बस, कि चरक और सुश्रुता कैसे उन्होंने बहुत पहले ज्ञान दिया। लेकिन
हमको वो सब पढ़ा नहीं हमने, है ना, लेकिन वास्तव में ये सब फार्माकोलॉजी एंड ऑल दैट, इवन सर्जरी, इवन रिप्लेसमेंट सर्जरीज एंड प्लास्टिक सर्जरीज, इसके डिटेल्ड अकाउंट हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। जैसे शिव जी, वो गणेश जी को वो दिया, इट्स लाइक ट्रांसप्लांटेशन, इवन द हार्ट, इवन द हेड वाज ट्रांसप्लांटेड, फॉरगेट अबाउट किडनी, है ना। सो ये सब जानकारी भी पहले था, तो ये मेडिसिन को रिले करके हैं कुछ। अब आप देखिए, ये मॉडर्न सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ड्राइंग है जो हम सर्जरी में यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो ड्राइंग है ये सुश्रुता संहिता में से ड्राइंग है जो सुश्रुता ने यूज़ करते थे। सिमिलर है ना, ये कितने हज़ार साल पहले से ये ऑलरेडी सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ करते थे। अब आयुर्वेद में जो है बाकी सिस्टम्स के बारे में भी जानकारी है, उसका नाम भी है। जैसे एलोपैथी को हेतु विपरीत करी विद्या बताया जाता है ना। जैसे उसमें क्या करते हैं, हेतु विपरीत, पॉइजन वेनम है तो एंटी वेनम देते हैं, अपोजिट चीज़ दे करके उसको काटने की कोशिश करते हैं। बैक्टीरिया है, एंटी बैक्टीरियल्स। सो हेतु विपरीत करी विद्या, एक जो चीज़ है उसकी विपरीत चीज़ देख करके उसको नलीफाई करने का विज्ञान है ये एलोपैथी। होम्योपैथी है व्याधि विपरीत करी विद्या, और नेचुरोपैथी है ऋतुचर्या पंचकर्मा, नेचर के अनुसार अपनी बॉडी को ढालना, दैट इज़ ऋतुचर्या। ऋतु मतलब सीज़न, सीज़न के अनुसार क्या खाना है, क्या अलग अलग प्रक्रिया क्या यूज़ करनी है, वो सब। एंड देन अल्टरनेटिव मेडिसिन रसतंत्र समुच्चय के अंदर बताई गई हैं। तो ये सब कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांचेज हैं, मेडिसिन, सर्जरी, काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शलाकया, कुमार भृत्या, ये सब डिपार्टमेंट थे। अभी भी आप जाएंगे जैसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, जैसे एक नडियाड एक जगह है गुजरात में, तो वहाँ पर ये डिपार्टमेंट है कुमार भृत्या। वैक्सीनेशन, हमारे यहाँ बच्चों को जब जन्म होता था तो उसको बोलते थे गुट्टी, कौन सी गुट्टी, हाँ जन्म गुट्टी बोलते थे ना। तो वो जो पिलाता था उसके गुण भी उसके अंदर जाते थे, इसलिए बहुत सोच समझ के पिलाई जाती थी वो। सो वो उसके अंदर वो सोने के स्वर्ण प्राश, एक सोने के एक वेसल के अंदर उसको बना करके और उस प्रकार से दी जाती थी, जिससे कि वो एंटी इम्यूनिटी जो है डेवलप होती थी बच्चे के अंदर बचपन से। सो लाइक दैट। साइकेट्री इज़ भूत विद्या, क्योंकि साइकेट्री जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं वो भूत प्रेतों से होते हैं। स्प्लिट पर्सनैलिटी बोलते हैं मेडिकल्स में, स्किज़ोफ्रेनिया, लगता है ऐसे एक आदमी है उसके अंदर कोई दूसरा आदमी घुस गया है। सो हमारी मॉडर्न साइंस बोलती है कि वो स्प्लिट पर्सनैलिटी स्प्लिट हो गई है। बट अकॉर्डिंग टू शास्त्रा देयर इज अनदर आत्मा विच हैज एंटर्ड इनटू दैट, लाइक दैट। फिर उसी प्रकार से फिलॉसफी भी बहुत एडवांस्ड है हमारे शास्त्रों में। पूरा एपिस्टेमोलॉजी, अलग अलग ये ब्रांचेज हैं। एपिस्टेमोलॉजी मतलब हाउ डू वी अंडरस्टैंड व्हाट वी सी और हियर इज राइट और रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। कई सारे आपके प्रश्न इसमें से हैं। आप प्रश्न पूछते हैं ना, हम कैसे जानें कि शास्त्र सही हैं, इसका मतलब हमें क्या समझना होगा, एपिस्टेमोलॉजी जाननी होगी। हाउ वी नो what we have been told is right or wrong, that is called epistemology। तो न्याय शास्त्र के अंदर ये पूरा डिटेल्ड है, how to differentiate valid knowledge from invalid knowledge, that is called epistemology, न्याय शास्त्र। then ontology, ये सब फिलॉसफी के टर्म्स हैं। लॉजिक, तर्क, अलग अलग प्रकार के तर्क बताए गए, तर्क, वितर्क, वितंड, हाँ, जो हम लोग कई सारे हम लोग यूज़ करते हैं टुडे, उसका पूरा विज्ञान वहाँ पर बताया। एथिक्स एंड मोरालिटी, है ना, कैसे क्या एथिक्स क्या करना चाहिए। आजकल एथिक्स को लेकर बहुत बड़ी जटिल समस्याएं हैं। यूथेनेसिया देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यू नो अबाउट यूथेनेसिया, एनीबडी? यूथेनेसिया एक, नॉट एनेस्थीसिया, यूथेनेसिया मतलब एक कंसेप्ट है कि जो लोग बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत बीमार हो गए हैं, उनको भी सुला दो हमेशा के लिए, उसको यूथेनेसिया। तो वो एथिकल है कि नॉन एथिकल है ना। ऐसे बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये सब भगवान ने शास्त्रों में वर्णन किया है कि क्या सही है क्या गलत है। दैट इज़ इन धर्मशास्त्र। हर सिचुएशन में, हर माइन्यूट सिचुएशन में
अर्जुन जैसे, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, स्वजन मेरे सामने खड़े हैं, युद्ध करना है नहीं करना है, तो ये सबका जानकारी कैसे मिलेगा, राजा को किस समय क्या डिसीजन लेना है, हर चीज़ डिटेल लाइफ के बारे में। इसलिए अगर हम इसको पढ़ेंगे जानेंगे, हमारी लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी तो उसको कैसे हमें डील करना चाहिए, वो सब जानकारी कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम अथॉरिटी वी कैन नो। कई बार हम कन्फ्यूज जाते हैं ना, क्या करें, ऐसा करना चाहिए कि ये करना चाहिए। सो दैट डिटेल्ड नॉलेज इज देयर इन धर्मशास्त्र। सिमिलरली एस्थेटिक्स, साइकोलॉजी, माइंड, साइकोलॉजी मतलब माइंड, माइंड के बारे में तो इतना डिटेल वर्णन है। और मॉडर्न जो साइकोलॉजी है वो तो थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन बहुत भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए साइकेट्रिस्ट लोग जो हैं वो माइंड को पढ़ते पढ़ते आधे पागल तो हो जाते हैं। जनरली यू विल सी द साइकेट्रिस्ट देयर हाफ मैड बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर, है ना। उसमें साइकोलॉजी दी है, साइकोलॉजी, मॉडर्न वैदिक साइकोलॉजी, एक हमारी पूरी बुक है वैदिक साइकोलॉजी। तो उसके अंदर वीमेन साइकोलॉजी क्या है, मैन साइकोलॉजी क्या है। आज मैन और वीमेन की साइकोलॉजी को नहीं समझने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों के जीवन में होती हैं। हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते हैं। वीमेन की साइकोलॉजी मैन की साइकोलॉजी के नहीं जान करके दोनों सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे, हम प्रयास कर रहे हैं सबको एक जैसा बनाने का, लेकिन उनकी साइकोलॉजिकल मेकअप अलग है, उनका फिजिकल मेकअप अलग है, साइकोलॉजिकल मेकअप अलग अलग है। इसलिए उसके अनुसार अगर हम काम करेंगे तो वी विल बी एबल टू लिव हैप्पीली, और वैसे काम नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। व्हाट वी आर सीइंग टुडे, डाइवोर्स रेट, हमारे वैदिक कल्चर में डाइवोर्स जैसा कोई शब्द ही नहीं था। तलाक उर्दू है, वैदिक संस्कृति में नहीं है कोई भी शब्द। लेकिन अभी वैदिक कल्चर खत्म हुआ, वेस्टर्न कल्चर आया, तो अभी पति पत्नी साथ में रहना ये बहुत बड़ा एक चुनौती बन गया है। डाइवोर्स रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया और बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी। देन डिक्शनरी एंड लैंग्वेज, तो इसके बारे में देखें तो संस्कृति डिक्शनरी है जिसका नाम है निरुक्ता। उसमें बहुत सिस्टमेटिकली पूरी संस्कृत लैंग्वेज के हर एक वर्ब का रूट बताया है, और उस रूट को जानने से आप बहुत सारे उसके सभी अर्थ को जान सकते हैं। ऐसे डिटेल्ड नॉलेज है। यहाँ पर केवल मैं आपको जिस्ट दे रहा हूँ, फर्दर आप में कोई भी इंटरेस्टेड होगा किसी एक ब्रांच को, देन यू कैन गो इन डेप्थ ऑफ दैट, यू कैन रिसर्च इनटू दैट and find out more about that if you are interested. ये सब लैंग्वेज के अलग अलग पार्ट होते हैं, रेटोरिक्स, सिंटैक्स, डिक्शन, वर्ड्स ओरिजिन, ये सब वेदों में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलते हैं। नाउ कंप्यूटर्स, अभी कंप्यूटर्स को जो लैंग्वेज जो डेवलप हुई है वो इस प्रकार से हुई है। हैज़ ऑलवेज एक्नॉलेज्ड हिज डेट टू पाणिनि फॉर हिज मॉडर्न नोशन ऑफ एन एक्सप्लिसिट जनरेटिव ग्रामर, जिसके बेस पर ये पाणिनि सूत्र है, ये पाणिनि अष्टाध्यायी पाणिनि के आधार पर ये कंप्यूटर की लैंग्वेज को इनिशियली डेवलप किया गया था। सो मॉडर्न कंप्यूटेशन के जो रूल्स हैं वो संस्कृत पाणिनि में उसके इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं। देन वॉयस, शिक्षा उसको बोलते हैं शास्त्र में, वॉयस, ये पूरा विज्ञान है वॉयस का, वॉयस रिकॉग्निशन। हाँ, then architecture, you have architecture branch here, okay, so उसके वो है वास्तुशास्त्र। ये सुना है आपने नाम वास्तुशास्त्र? तो उसमें बहुत डिटेल वर्णन है कि घर को कैसे बनाना चाहिए, मंदिर कैसे बनाने चाहिए, किस समय कहाँ कहाँ क्या क्या होना चाहिए, जिससे कि जो रहने वाले हैं वो पीसफुली रह सकेंगे। माइंड के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसा डिटेल चीज़ है। हमारे मॉडर्न आर्किटेक्चर में तो केवल ग्रॉस लेवल पर स्पेस यूटिलाइजेशन कैसे अच्छे से अच्छा होना चाहिए, बस ग्रॉस लेवल पे करते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अंदर माइंड को कैसे कोई चीज़ इफेक्ट कर रही है उस लेवल पर आयोजित किया जाता है। इट्स ए वेरी मच मोर डिटेल्ड साइंस देन व्हाट वी हैव इन द प्रेजेंट डे मॉडर्न आर्किटेक्चर वर्जन। पॉलिटिक्स एंड बिजनेस, तो चाणक्य नीति, विदुर नीति, डे टू डे लाइफ में ये विदुर नीति, चाणक्य नीति बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, चाणक्य नीति में कहा है कि 5 साल की उम्र तक बच्चे को लाड प्यार करना चाहिए, 5 से फिर टाइट करना शुरू करना चाहिए धीरे धीरे, और फिर 15 साल की उम्र तक पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, और फिर 15 साल के बाद में बच्चे को मित्र की तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो ये आज
ये जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ये चाणक्य ने नीति दी है कि पेरेंट्स को हाउ दे शुड डील विद देयर चिल्ड्रन। अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो फादर और सन का रिलेशन या बच्चे और माता पिता का रिलेशन, उसमें प्रॉब्लम होती है। आजकल आप देखते हैं क्या होता है, 5-6 साल की उम्र के बाद भी बच्चे के ऊपर बहुत लाड प्यार किया जाता है, जिससे बच्चे बिगड़ते हैं। जो उनकी चाहिए उनकी डिमांड्स हम पूरी करते हैं, करेक्ट, इसलिए फिर बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं। लेकिन चाणक्य नीति के अनुसार वो 6 ईयर्स से बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना जरूरी है, नहीं तो लाइफ में अच्छे नहीं बन पाएंगे। लेकिन 15 ईयर आने के बाद में देन यू हैव टू, फादर हैज़ टू ट्रीट सन एज फ्रेंड, क्योंकि अभी वो एडल्टहुड में एंटर हो गया है। सो नाउ इफ फोर्स इज यूज्ड देन इट विल ब्रेक द रिलेशनशिप। ठीक है, कई घरों में हम देखते हैं वो लोग ये नहीं जानते हैं, तो पिताजी जो है अभी भी ही ट्राइज टू फोर्स एंड देन द रिलेशनशिप डजंट गो वेल। दिस जस्ट ए स्मॉल एग्जाम्पल। सिमिलरली लॉ, तो मनुसंहिता, मनुस्मृति के अंदर कैसे ह्यूमन सोसाइटी को रेगुलेट करना है, क्या लॉ होने चाहिए, उसका पूरा विस्तार में है। तो उसमें जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ एक लॉ का। एक लॉ है कि जो स्त्री है, विमेन, उसको हमेशा प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। जब वो विवाह से पहले पिता के प्रोटेक्शन में होनी चाहिए, विवाह के बाद पति, और जब अगर पति या तो संन्यास ले ले या तो वन चला जाए या तो मर जाए, तो उसके बाद उसका जो एल्डेस्ट सन है उनके संरक्षण में होनी चाहिए। लेकिन विमेन शुड ऑलवेज बी अंडर प्रोटेक्शन। इससे होने से पूरे समाज में पीस मेंटेन की जा सकती है। आज का मॉडर्न कंसेप्ट बिल्कुल इसके उल्टा जा रहा है। ऑन द नेम ऑफ इक्वालिटी वीमेन आर अनप्रोटेक्टेड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी में अनरेस्ट्रिक्टेड मेल फीमेल अट्रैक्शन, और उसकी वजह से केसेस ऑफ रेप, लव अफेयर एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग मिसकैरेजेस एंड प्रेगनेंसी बिफोर मैरिजेस, और उससे होने वाली समस्याएं बढ़ रही हैं। एक तरफ हम परेशान हैं कि ये सब विमेन और रेप और ये सब को कैसे कंट्रोल करें, और दूसरी तरफ हम ये जो लॉ है उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। हम लोग बिल्कुल फ्री छोड़ना चाहते हैं अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, सबको रात भर घूमें, जो भी करना है करें। एंड देन यू वंडर कि क्या हुआ, ये सब केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि मैन एंड वीमेन दे आर लाइक बटर एंड फायर। मैन इज़ लाइक बटर एंड वीमेन इज़ लाइक फायर। अगर आप बटर को फायर के नज़दीक लाओगे इट विल मेल्ट, यू कैनॉट प्रिवेंट। सो ये साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ये बनाया गया है कि मेल फीमेल हार्मोनल एंड बॉडी मेकअप की वजह से देयर विल बी अट्रैक्शन, देयरफॉर इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड अंडर द प्रॉपर रूल्स ऑफ मैरिज। आजकल हम लोग पाश्चात्य सभ्यता की तरफ चल रहे हैं। पहले भारत में विवाह होते थे, पाश्चात्य जगत में विवाह नहीं होते हैं ज़्यादातर। बहुत कम लोग हैं जो विवाह करते हैं। वो लोग थक चुके हैं विवाह करके, वो डाइवोर्स और ऐसा उल्टा सीधा करके वो लोग अभी थक चुके हैं। अभी लिविंग इन रिलेशनशिप है। उसकी वजह से क्या होता है, इफ़ यू गो टू वेस्ट यू विल सी मोस्ट कॉमनली एक स्त्री है, उसके साथ बच्चा है, पति नहीं है। वन पेरेंट फैमिली, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन वेस्ट, वन पेरेंट फैमिली। क्योंकि साथ आते हैं, बच्चे पैदा होता है, फिर पति चले जाता है, चले जाता है, पूरा ज़िंदगी उसको अपने अकेले पालना है। लेकिन भारत की वैदिक संस्कृति में ये सब लॉज यूज़ करके इतना सिस्टमेटिक है। हमारे यहाँ परिवार जो है वो बहुत सुदृढ़ है। उस परिवार का होने की वजह से बच्चे का डेवलपमेंट प्रेम से होता है और बहुत अच्छे चरित्र का होता है। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस लॉज विच वी हैड इन आवर वैदिक ट्रेडिशन। ओके, दिस इज डिफेंस। नाउ डिफेंस के अंदर हमारे यहाँ बहुत डेवलप्ड डिफेंस सिस्टम था, जैसे कि वैमानिक शास्त्र, एक बेंगलोर इसरो, आपने नाम सुना है ना इसरो का, तो उसके एक व्यक्ति ने ये पूरा कंपाइल किया है कि शास्त्रों के आधार पर विमान शास्त्र कैसे पूरा डेवलप था, और फिर उसके उसी प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स, ब्रह्मास्त्र इत्यादि के रूप में उपलब्ध थे। मंत्र से चलने वाले वेपन्स थे, मंत्र से चलने वाले विमान थे, हाँ, सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाले विमान थे, जैसे कि पुष्पक विमान,
मन की गति से चलने वाले, लाइक दैट। ये कुछ डायग्राम्स हैं जो मिले हैं उन पुस्तकों के अंदर, वैमानिक शास्त्र के अंदर। हाँ, ये ऐसे डायग्राम्स हैं, वर्टिकल सेक्शन है। विमान जो है वर्टिकली ऊपर जाते थे सीधा, लाइक हेलीकॉप्टर्स, they will go like that system, that propulsion system was there like that. Similarly एग्रीकल्चर के बारे में हमारे यहाँ हमेशा से गोबर और गौमूत्र यूज़ होता आया है, सस्टेनेबल है। हमने उसको पलटा और पूरा हमारा खेती खराब कर दिया है ना। फिर क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। आज हम लोग घूम करके वापस आ रहे हैं। आई डोंट नो हाउ मच यू नो अबाउट, यू आर इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर। आप में से है कोई किसान परिवार से? तो अभी एक समय आया जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो मोनोक्रॉपिंग, हजारों एकड़ में एक ही जैसा क्रॉप करना है। आज साइंटिस्ट लोग समझ में आ रहा है कि ये गलत है, मिक्स्ड क्रॉपिंग होनी चाहिए, इंटर क्रॉपिंग होनी चाहिए, क्रॉप रोटेशन होनी चाहिए। लेकिन हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस सब ऐसी थी। सो क्योंकि ये सब हमारे शास्त्रों में दिया है। कृषि पराशर, भूमि को कैसे, बंजर भूमि को कैसे फर्टाइल बनाना है, उसकी फर्टिलिटी को कैसे मेंटेन करना है, दिस ऑल इज गिवन इन दिस कृषि पराशर संहिता में दिया हुआ है। देन सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, तो ये सब अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स, उनके कैसे कैलकुलेशन करना है, एरियाज उसको कैसे यूज़ करना है, दिस ऑल थिंग्स आर देयर। देन सिमिलरली एंटरटेनमेंट, नाट्य शास्त्र, भरतनाट्यम, इतने सब बहुत ही डेवलप्ड सिस्टम्स हैं, म्यूज़िक और नाट्य इत्यादि के। काव्य, पोएट्री, जैसे आप ये देख सकते हैं, स र ग में पदा जो है सब ये नोट्स हैं, 7 नोट्स, सो दे आर ऑलरेडी देयर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनकी इंडियन में जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है वो सब इस प्रकार से, राग, लय, ताल। जैसे आप देखिए गिटार है ना, गिटार या कीबोर्ड है आपका, कीबोर्ड, और दूसरी तरफ आप लीजिए हमारा वीणा। कीबोर्ड के अंदर क्या होता है, आपके जितनी कीज़ हैं उससे लिमिट हो जाती है कॉम्बिनेशन की, लेकिन जो वीणा होती है उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। इट्स ए स्ट्रिंग एंड बाय स्ट्रिंग यू कैन हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ ये सब लय, ताल। लेकिन कीबोर्ड लिमिट्स, जो की के अंदर फिक्स है उतना ही कर पाएंगे। सो लाइक दैट। लिटरेचर के बारे में क्या कहते हैं इवन वेस्टर्न लोग? द लिटरेचर ऑफ इंडिया मेक्स अस एक्वेंटेड विद अ ग्रेट नेशन ऑफ पास्ट एजेस विच ग्रास्प्ड एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज एंड विच विल ऑलवेज ऑक्यूपाई डिस्टिंग्विश्ड प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड। ऐसे अलग अलग साइकोलॉजी ले लीजिए, एपिस्टेमोलॉजी या मेटाफिजिक्स ले लीजिए, सब में रियल जो वेस्टर्न थिंकर्स थे, जो ब्रिटिश लोगों से पहले इंडिया में आए, दे वेरी मच अप्रिशिएटेड कि भारत के अंदर खजाना है। तो क्या हुआ, उसकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो ये हिस्ट्री है 4th BC से 6th AD तक पूरे संसार से लोग जो है नालंदा तक्षशिला आते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये आपने नाम सुना है ना, नालंदा तक्षशिला का? दे वर द विश्वविद्यालय फॉर द होल वर्ल्ड। ग्रीस, उस समय में जो ग्रीस, वहाँ पर ये नॉलेज उस समय उस नहीं थी, वहाँ के लोग आते थे। अलेक्जेंडर वॉज फ्रॉम दैट, ही केम। फिर उसके बाद अरब लोग आने शुरू हुए, है ना, मुस्लिम लोग, मुगल शासन शुरू हुआ। पर्शियंस उससे पहले आए, पर्शियंस एंड देन अरब। दे लर्नड नालंदा तक्षशिला में, उन लोगों के थिंकर्स, फिलोसोफर्स आकर के यहाँ से ज्ञान लिए, एंड दैट्स हाउ इट रीच्ड ग्रीस एंड देन इट रीच्ड अरब्स, पर्शियंस। और यूरोपियंस ने, ग्रीक सिविलाइजेशन से क्रिश्चियनिटी आई है। इफ़ यू गो इन द हिस्ट्री, जो क्रिश्चियनिटी जो यूरोप के अंदर डेवलप हुई, उसका जो रूट्स हैं दैट इज़ इन ग्रीस। तो ग्रीस के अंदर ये ज्ञान आया, फिर यूरोप, और यूरोप ने फिर अरब लोगों से इसको चुराया, और वहाँ से फिर एनलाइटनमेंट मूवमेंट शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, जहाँ से कि मॉडर्न साइंस शुरू हुई। तो मॉडर्न साइंस की जो रूट्स हैं दे आर इनटू दिस अरब्स एंड पर्शियंस, और अरब्स पर्शियन की रूट्स हैं इन दिस नालंदा एंड तक्षशिला। और नालंदा तक्षशिला में आकर के जो इन्वेडर्स आए, उन्होंने उसको फिर आग लगा दी थी। फॉर मंथ्स इट वॉज ऑन फायर, दैट मच लिटरेचर वॉज देयर।
वो सारा ज्ञान लुप्त होने के बाद जो आज वेद बचा है, उसको आज साइंटिस्ट लोग ये सब आइंस्टीन एंड ऑल दे हैव स्टडीड एंड दे आर अप्रिशिएटिंग कि ये कितना बड़ा ज्ञान है। तो आप सोचो जो पूरा नॉलेज था वो कितना था। आर यू एबल टू अप्रिशिएट दिस फैक्ट, है ना? और उसको हम लोग रिजेक्ट करके हम लोग को अपनी ही संस्कृति, अपनी ही ज्ञान, जो हमारा क्या, वो तो पूरे विश्व का है एक्चुअली। भारत जो है वो भारतवर्ष पूरा विश्व था, बट नाउ अभी ये संकुचित होता होता इंडिया में रह गया है। तो ये वास्तविक कल्चर थी, हमारे रिच कल्चर। भारत को सोने की चिड़िया भी कहते हैं ना। इंडिया वॉज वेरी रिच, सोना था उसके अंदर, तभी तो ब्रिटिश लोग आए यहाँ पर, यहाँ से सब लेकर के गए। सो एक बार श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, जब वो लंदन गए प्रचार करने के लिए, तो उनसे पूछा एक रिपोर्टर ने, स्वामी जी वाई यू हैव कम टू ब्रिटेन? तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, आई हैव कम टू गिव यू व्हाट यू लेफ्ट इन इंडिया। जो आप ले आना भूल गए थे, व्हाट यू डिड नॉट स्टील, व्हाट यू डिड नॉट टेक फ्रॉम इंडिया, आई हैव कम टू गिव यू दैट। जो ले जाने लायक चीज़ थी वो तो लेके नहीं गए आप भारत से, दिस वैदिक नॉलेज ये आप लेके नहीं गए, बाकी सोना लेके चले गए। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट वैदिक नॉलेज है, और वैदिक नॉलेज तो बांटने से और बढ़ती है। सो Prabhupada said, this is what I have come to give you. So this ISKCON, through ISKCON, Prabhupada has given spread the Vedic knowledge, the topmost knowledge in the Vedas. Vedas के भी बहुत सारे levels हैं, उसमें जो topmost है भक्ति योगा, the knowledge about how to establish our relationship with the Supreme, that knowledge he went to West and spread it. Srila Prabhupada, at the age of 70, he went to America and started with 40 rupees in hand, with no support at all. And single-handedly, he started the movement, and he made disciples among the Westerners, and then they become his disciples, went around the world, and that's how we Indians got it back. हमारे जो गुरु महाराज हैं, he's from Britain. Sometime we will, when you will come to Bhopal, we will have a chance, we will take you there. You have met him, Vaibhav? Yes, sir. Yeah. So, like that, you must have seen in ISKCON there are so many devotees from abroad, from all over the world they are. तो वो लोग अभी भारत की संस्कृति देख करके, समझ करके, उसको अपना करके, ज्ञान को लेकर के हमें दे रहे हैं, है ना? Everything has come down to us from the banks of Ganges. Francois, Voltaire, from the bank of Ganges. So this is our rich traditional history. Now, some more slides to some more details of cosmology. Some details of cosmology. अभी ऐसे हमारे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं, अगर आप चाहें तो मुझसे ले जा सकते हैं, या एक एक करके हम ले सकते हैं। एक एक ब्रांच के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ स्लाइड्स विच एग्जैक्टली डिटेल में बताते हैं कि ये शास्त्र में इसके बारे में ये लिखा है, जो आज मॉडर्न साइंस को ये जानकारी प्राप्त हुई है, उससे पहले यहाँ पर ये उपलब्ध है। तो कॉस्मोलॉजी आप देख रहे थे ना, कॉस्मोलॉजी, उसका कुछ नज़ारा केवल एक आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। So this is again that same slide, Count Metternich, the earliest and the greatest of revolution, those of the sacred books of India, with a cosmogony which no European conception has ever surpassed. जयपुर गए आप लोग हैं? अच्छा, ओके। सो ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ पर कि पूरा जो एस्ट्रोनॉमी है उसके बेस पर जंतर मंतर एंड डिफरेंट थिंग्स हैव बीन मेड, जिससे पता लगता है कि टाइम को कैलकुलेट करना, सन की मूवमेंट्स को कैसे, एग्जैक्ट नॉलेज के आधार पर ये बहुत समय पहले से ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। उज्जैन हमारे पास में है ना, 4th सेंचुरी BC से पहले उज्जैन जो है वो ग्रीनविच था इंडिया का। यू नो ग्रीनविच, जो पूरे वर्ल्ड का जो ISD टाइम है वो ग्रीनविच में से सेट किया जाता है। सो उज्जैन वाज दैट सेंटर फॉर ऑल ओवर द इंडिया, जहाँ से पूरा टाइम एक्सेस होता था, टाइम का कैलकुलेशन वहाँ से होता था।
फिर ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई, जैसे जय सिंह जयपुर के जो राजा थे उन्होंने ऑब्जर्वेटरी बनाई थी और अलग अलग जगह पर, दिल्ली में भी है जंतर मंतर एंड डिफरेंट प्लेसेस, हाँ, जिसमें ये अलग अलग प्रकार के यंत्र बनाए गए अलग अलग चीज़ को स्टडी करने के लिए, जैसे कि कुछ यंत्रों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग टाइम, शंकु यंत्र, एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड टाइम, यष्टि यंत्र, एग्जामिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ हेवनली बॉडीज, शलक यंत्र, ऐसे सब यंत्र हैं अलग अलग। ये सब यहाँ पर कुछ के एग्जाम्पल दिखाए हैं, सब कैसे डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये सब कैलकुलेट करने के लिए। वेदांग ज्योतिष एक बुक है वैदिक लिटरेचर का, वेदांग। उसी प्रकार से भविष्यवाणियाँ, बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ जो वेदों में, शास्त्रों में हुई और वो बिल्कुल सटीक निकली हैं। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, मणिपुर के बारे में 5000 साल पहले उसका राजा कौन कौन से क्या क्या हैं वो दिया है। और एक भागवतम करके ग्रंथ है, भागवतम, श्रीमद् भागवतम, उसमें वो 5000 साल पहले कंपाइल किया और उसमें परीक्षित महाराज को बताया जा रहा है कि अभी आपके बाद में नेक्स्ट आपके जैसे पुत्र हैं जन्मजय, उनके पुत्र क्या होंगे, क्या करेंगे, ऐसे उनके आगे की लीनेज बताई हुई है। और उसके बाद बताया है फिर आगे बुद्ध अवतार का, कि 2000 साल बाद में भगवान विष्णु बुद्ध के रूप में गया, वहाँ पर अवतरित होंगे और वो क्या कार्य करेंगे, ये सब डिटेल वर्णन है, जो ऐसा ही हुआ है। बुद्ध जो है 3000 साल पहले आए, भागवतम 5000 साल पहले लिखी गई है ना। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, चाणक्य पंडित, ये सब की भविष्यवाणी रिकॉर्डेड है, जो हम देख रहे हैं कि ऐसी हुई है। देन फर्दर श्रीमद् भागवतम में एक सेक्शन है जिसमें कलयुग का लक्षणों का वर्णन है, कि कलयुग जब जैसे जैसे एडवांस होगा उसके अंदर ये चीज़ें आएंगी। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे, हमारे पास अवेलेबल है वो, तो आप देखेंगे कि जो अभी हो रहा है, जो हमारे आंखों के सामने हम चेंज होता देख रहे हैं, वही चेंजेस वहाँ पर सब दिखाएं कि ऐसे ऐसे होगा। जैसे एक है कि धीरे धीरे जो राजा होंगे, जो रूलर्स होंगे, तो जो गुंडे होंगे समाज के, वो रूलर्स बनेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे हो रहा है। अभी कोई भी पॉलिटिक्स में जो गुंडा नहीं है वो ऊपर तक नहीं जा सकता है ना, शरीफ लोग नहीं जा सकते वहाँ पर। एक बताया कि गवर्नमेंट एक तरफ हैवी टैक्स लगाएगी और दूसरी तरफ बारिश ढंग से नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा, तो सब लोग जो हैं दोनों के बीच में पीसेंगे, टैक्स ज़्यादा होंगे और प्रोडक्शन कम होगा, और एक परिवार को पालना ही मुश्किल हो जाएगा। सो टुडे वी आर सीइंग महंगाई बढ़ती आ रही है, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा होते आ रहा है, और इस प्रकार से परेशानियाँ लोगों की बढ़ रही हैं। फिर बताया है कि विवाह केवल सुंदरता के आधार पर विवाह होगा, चरित्र के आधार पर नहीं होगा। दैट इज़ लव मैरिज, लुक्स ब्यूटीफुल, हाँ बस हो गया विवाह। फिर बताया है जो ब्राह्मण हैं केवल जनेऊ, थ्रेड, उसके आधार पर ही अपने को ब्राह्मण डिक्लेयर करेंगे, उनके अंदर गुण ब्राह्मण के नहीं होंगे। जस्ट बाई शोइंग देयर ब्राह्मण थ्रेड दे विल से सी वी आर ब्राह्मण, दैट विल बी द ओनली साइन ऑफ बीइंग ए ब्राह्मण, गुण नहीं होंगे। दैट्स व्हाट वी आर सीइंग टुडे, मोर एंड मोर हैपनिंग। कोई ब्राह्मण का ज्ञान, उनका चरित्र, उनका इंद्रिय वश, वो सब नहीं रह गया है ना। फिर लंबे बाल रखने को सुंदरता का प्रतीक माना जाएगा। तो आजकल सब पोनी टेल एंड एवरीबडी बिग हेयर्स दे आर कंसिडर्ड। सो ये सब इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ जो हैं वो भी हमारे शास्त्रों में हुई है। और फिर पूरा साइक्लिक यूनिवर्स की आयु कितनी है, कब होगा, ये सब भी बताया गया है। I was telling that this I finished. सनलाइट के अंदर 1,00,000 प्रकार के स्पेक्ट्रम के अंदर 1,00,000 प्रकार की वेवलेंथ्स, अलग अलग प्रकार के लाइट्स होती हैं, ये शास्त्र में बताया गया है। 7 प्रिंसिपल हैं मुख्य जो हम देखते हैं, पर वो सब उसके बारे में अलग अलग उसकी जानकारी शास्त्र में मिलती है।
फिर मून की फेजेस विष्णु पुराण के अंदर बताया है, टाइड्स का और मून के फेजेस का इंटर रिलेशनशिप बताया है, जो हम आज आधुनिक विज्ञान से भी स्टडी कर रहे हैं। फिर ये सूर्य सिद्धांत जो मैं आपको बुक पहले बताया था, ये एस्ट्रोनॉमी की बुक है, कंपाइल्ड इन 1000 BC, सॉरी आई टोल्ड यू 1000 BC, ओरिजिनली स्पोकन बाय एजेस एगो बाय सूर्य। एक्चुअली तो बहुत पहले सूर्य ने दिया, पर इसको रिसेंटली कंपाइल किया 1000 BC में। इट गिव्स प्रिसाइज मैथमेटिकल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्लैनेटरी मोशन। इसी के बेस पर एक्लिप्सिस को हम लोग फोरटेलिंग कर सकते हैं पंचांग के अंदर। अभी आप देखिए डिस्टेंसेस ऑफ प्लैनेट्स। द डिस्टेंसेस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द सन इन टर्म्स ऑफ अर्थ टू सन एवरेज डिस्टेंस नोन एज 1.5 × 10 ऑन 8th पोटेंसी किलोमीटर में दिया हुआ है। आर्यभट्ट, नाम सुना है आपने आर्यभट्ट का? अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ऑफ वैदिक टाइम्स। और मॉडर्न वैल्यू कितना क्लोज है दोनों, अर्थ टू मर्करी डिस्टेंस, अर्थ टू वीनस डिस्टेंस, अर्थ टू मार्स, अर्थ टू जुपिटर, अर्थ टू सैटर्न। रिवॉल्यूशन पीरियड्स अगेन आर्यभट्ट एंड मॉडर्न। टाइम इट टेक्स टू रिवॉल्व वन साइकिल, मून, मार्स, ऑल द प्लैनेट्स। देन भास्कर, अनदर ग्रेट वैदिक एस्ट्रोनॉमर, भास्कर। इसी के नाम पर हमारे नासा, हमारे जो ये हैं स्पेस शिप्स के नाम रखे हैं। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है स्पेस शिप्स का, इंटरप्लैनेटरी स्पेस ट्रेवल वाज देयर, ये सब डिटेल में वर्णन है। तो आप देख सकते हैं ये रवि, चंद्र, बुध, गुरु, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। उसी प्रकार से इंडियन सिस्टम में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब ग्रहों का डिस्टेंस के अनुसार उनका सीक्वेंस है। प्लैनेटरी मोशंस, all the planets whether moving in the orbits or in eccentric circles move anti-clockwise from their apogees and clockwise from their perigees। आर्यभट्ट 317, आर्यभट्टियम एक पुस्तक का नाम है, आर्यभट्टियम, उसमें बताया गया। दिस लॉ वॉज स्टेटेड इन द 5th AD मच बिफोर जोहानस कैपलर गेव द फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इन 1609। कैपलर का नाम आपने सुना है? तो कैपलर से बहुत पहले आर्यभट्ट हैज़ ऑलरेडी गिवन दिस लॉ। टेबल ऑफ टाइमिंग्स, अभी समय के बारे में हमारे शास्त्रों में क्या करना है? एटॉमिक टाइम, द टाइम स्मॉलेस्ट यूनिट इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल थ्रू वन एटम इज द यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। दिस इज सिमिलर एज टू मॉडर्न कैलकुलेशन ऑफ टाइम। उसके आधार पर देखिए कहाँ तक टाइम की कितनी सूक्ष्म गणना है। 1 ट्रूई needed for the 8 by 13,500 seconds का एक होता है स्मॉलेस्ट यूनिट। देन एक वेधा 8 by 135 seconds, एक लवा यानी 8 by 45, निमेशा 8 by 15, ऐसे करके लघु, दंड, मुहूर्त 45 मिनट्स, प्रहर 3 घंटे, 4 प्रहर मिलाकर के 12 घंटे, तो एक दिन रात 12 घंटे की, और फिर एक पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। जानते हैं, सुना आपने कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष क्या होता है बताइए? सॉरी, कृष्ण पक्ष तो अंधेरा, अमावस्या तक का पीरियड चलता है, पूर्णिमा के बाद, और जो शुक्ल पक्ष होता है अमावस्या के बाद से पूर्णिमा। वेरी गुड। तो ये 15 डेज, वैक्सिंग मून एंड द वेनिंग मून, बढ़ता हुआ चंद्रमा और घटता हुआ चंद्रमा। तो इस प्रकार से ये गणना दी है। अब उसमें आप देखिए ये पूरा टाइम स्केल है, जो कि छोटे से छोटा हमने देखा 8 by some thousandth of a second, ये छोटा सा है। अब इसकी दूसरी तरफ देखिए, बड़ी अवधि देखिए। ब्रह्मा का लाइफ स्पैन, अ डे ऑफ ब्रह्मा, एक कल्प कहलाता है, एक डे ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा लिव्स फॉर 100 years। उसका एक डे के अंदर मनवंतरा 72 मनवंतरा होते हैं। एक मनवंतरा के अंदर जो हैं वो बहुत सारे दिव्य युग होते हैं। हाँ,
14 मनु आते हैं उसमें एक में। इस प्रकार से बहुत बड़ा टाइम स्केल है। कलयुग की अवधि कितनी होती है? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कितनी होती है इसकी टाइम लाइफ ड्यूरेशन? एनीबॉडी? 4,32,000 ईयर्स। कितना? 4,32,000 ईयर्स। द्वापर इसके डबल। त्रेता कलयुग का 4 टाइम्स। सतयुग कलयुग का 8 टाइम्स। इस तरह से टोटल 4 मिला के कलयुग का 10 टाइम्स टोटल हो गया एक महायुग। ठीक है, ऐसी 1000 साइकिल्स होती हैं ब्रह्मा के 12 घंटे में। 1000 सच साइकिल्स, एंड 1000 मल्टीप्लाइड बाई 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज इक्वल टू ब्रह्मास 12 आवर्स। फिर 12 आवर्स की नाइट, दैट इज ब्रह्मास 1 डे। देन मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल टू ब्रह्मास 1 मंथ। मल्टीप्लाइड बाई 12 is equal to Brahma's 1 year. Multiplied by 100 is Brahma's 1 life. And that is equivalent to 1 inhalation and exhalation of Vishnu. विष्णु एक बार जब श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मा उत्पत्ति होती है, श्वास लेते हैं तो ब्रह्मा खत्म, एक साइकिल खत्म। और वैदिक कंसेप्ट में ही साइकिल्स हैं जो आज मॉडर्न साइंटिस्ट भी इसको धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्शन है ना, साइकिल्स हैं, लीनियर नहीं है टाइम, साइक्लिक है टाइम। ये कंसेप्ट वेदास में है, साइक्लिक कंसेप्शन ऑफ टाइम। अभी जैसे सतयुग, त्रेता, कलयुग, द्वापर, कलयुग, फिर वापस सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, साइक्लिक टाइम, इट्स नॉट लीनियर टाइम। सो दैट थिंग्स आर देयर। एक्लिप्सिस के बारे में, कैसे कैसे एक्लिप्स कब कब होते हैं, किस वजह से होते हैं, वहाँ राहु प्लैनेट का वर्णन है कि सन से इतना नीचे एक प्लैनेट होता है जो दिखता नहीं है। अभी जब हमको आज से लगभग 25 साल पहले तक, 25-30 साल पहले तक लोग बोलते थे क्या है ये, दिखता नहीं है, मनगढ़ंत। लेकिन आज साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, वो दिखता है कि नहीं दिखता है। अभी हम स्वीकार कर लेंगे क्योंकि साइंटिस्ट वाचा, साइंटिस्ट ने बोल दिया, लेकिन शास्त्र में लिखा है तो बेकार है, कुछ नहीं। करेक्ट। जब वहाँ लिखा है कि वो संजय अपने कक्ष में बैठे हुए थे, कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, वो देख रहे थे क्या हो रहा है, तो अरे ऐसे क्या संभव है। लेकिन आज लाइव टेलीकास्ट से हम सब कुछ देख सकते हैं ना। अभी हम देख रहे हैं, अभी लग रहा है, लेकिन पहले लिखा था, विश्वास नहीं था, है ना। तो उसी प्रकार से सिर काट करके दूसरे का सिर लगा दिया, वो भी पॉसिबल है। अभी वो आज इंडिया, अभी मेडिकल साइंस में वो पॉसिबल नहीं है आज। उंगली कट गई तो जोड़ सकते हैं तो कुछ हद तक, लेकिन सिर कट गया तो फिर नहीं जोड़ सकते। अभी हेड ट्रांसप्लांट अभी तक नहीं किया है, लेकिन शास्त्रों में हेड ट्रांसप्लांट भी हुआ है, उसका विवरण भी है। करेक्ट। ओके, सो लाइक दैट वी हैव मेनी स्लाइड्स, वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड्स आर देयर, बट वी डोंट हैव टाइम। Those who are interested, we can give you that material. And do you find it worth listening, hearing, understanding? इससे हमारा जो है ना एक श्रद्धा बढ़ेगा कि हमारी जो शास्त्र हैं उसमें कितना ज्ञान है। So we should take it seriously, इसलिए हमने मिला। So we'll end here. Any questions on this? Yes. हाँ, तो कुंडली क्या होता है, जैसे ही हमारा जन्म होता है, जिस समय जन्म होता है उस समय एक नक्षत्र और प्लैनेटरी सिस्टम्स का एक पर्टिकुलर पोजीशनिंग रहता है। ये डिसाइड करता है बहुत सारी हमारी आगे चीज़ों को लाइफ में, आयु कितनी होगी, स्वभाव कैसा होगा। हाँ, ये तरीका है जिससे भगवान हमारे जो कर्म हैं उसका फल जो हमको भुगतना है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म चाहिए ना। जैसे अगर आज इंडियन गवर्नमेंट को किसी व्यक्ति को अगर सज़ा देनी है तो उसका एक सिस्टम है ना, जज है, प्रिजन हाउस है, प्रिजन के लॉज हैं, उसके अनुसार उसको वो पनिशमेंट मिलता है। तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ गॉड के अंदर किसी व्यक्ति को मान लीजिए अभी उसने कर्म किया, उसकी वजह से उसको कमज़ोर शरीर मिलना है, जन्म से उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होनी है फॉर एग्जांपल,
ठीक है, तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सिस्टम चाहिए ना, तो वो सिस्टम के अनुसार उसको जन्म उस समय पे दिया जाएगा जब इस प्रकार के नक्षत्र होंगे कि उसका प्रभाव ऐसा पड़ेगा उसके शरीर पर कि उसका हार्ट जो है कमज़ोर होगा। तो ज्योतिष विज्ञान में ये विज्ञान डेवलप्ड है, शास्त्रों में दिया हुआ है कि हम समय अगर पता लगा लें कि किसका जन्म किस समय हुआ, उसको स्टडी करके हम उसकी लाइफ की डिटेल्स पता लगा सकते हैं। इसका स्वभाव क्या होगा, इसका शरीर कैसा रहेगा, किस अवधि के बीच में इसका क्या होगा, उस अवधि के बीच में उसका क्या होगा, डिटेल एवरीथिंग वंडरफुल। हम कई बार देखते हैं, हमारा गुरुकुल है, हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, कोई बहुत ही जिद्दी स्वभाव का है, और फिर एक एस्ट्रोनॉमर से पूछते हैं ज्योतिष से, बिना उस बच्चे को दिखाए, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट, जस्ट ऑन फोन इसका टाइम ये है, ही कैलकुलेट्स एंड टेल्स। बच्चे का स्वभाव बहुत जिद्दी होगा, अरे भाई तुमको बैठे बैठे वहाँ कैसे दिख रहा है, इसका स्वभाव ऐसे होगा, सो सरप्राइजिंग। सो वो कुंडलिनी जो है वो मिलाते हैं, सो दैट शोज द नेचर, क्योंकि विवाह जब होना है तो दोनों की नेचर मिलनी चाहिए ना, तभी विवाह के बाद गाड़ी जो है वो ठीक ठीक चलेगी। अगर एक राहु होगा और केतु होगा तो क्या होगा, झगड़ा होगा ना। तो इसलिए वो मैचिंग कराई जाती है कि वो सूक्ष्म मैचिंग है, उनकी साइकोलॉजी की मैचिंग है, उनकी नेचर की मैचिंग है, इसलिए वो कुंडलिनी मिलाई जाती है। नहीं Any other thing? Yeah. वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कितनी एडवांसमेंट हो सकती है, ये भी पहले से डिसाइड रहता है या फिर बदल भी सकता है? ओके, सो कृष्ण भक्ति आत्मा का स्वाभाविक गुण है। हम मनुष्य जीवन में हमको एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति मिलती है, उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति से हम जितना भगवान को शरणागत होंगे उतना ही भगवान हमको पास बुलाएंगे। इसलिए वो हमारे कर्म फल के अनुसार नहीं होती है। जो मटेरियल हैप्पीनेस डिस्ट्रेस है वो कर्म फल के अनुसार होती है, लेकिन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट पर से वो कर्म फल के अनुसार नहीं होती है, वो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति को हम कितना भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, कितना नहीं लगा रहे हैं, उसके आधार पर होती है। लेकिन जो हमारी बॉडी की कंडीशनिंग है, माइंड की कंडीशनिंग है, वो इनडायरेक्टली हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को अफेक्ट कर सकती है अपेरेंटली। कैसे? अब आप जब करना चाहते हैं लेकिन आपके जो बॉडी है वो बीमार है, नींद ज़्यादा आ रही है, थके हुए हैं, सो इट विल इन दैट वे अफेक्ट इनडायरेक्टली। बट पर से अगर वो होने पर भी अगर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे और शरण में जाएंगे, इफ़ कृष्णा सीज दैट यू आर सिंसियर, ही विल चेंज ऑल दैट। So ultimately it doesn't depend on karma. So it is not decided in that sense. It is based on our this thing, determination. Yes, our surrender to Krishna. Yes. So जैसे जीवन चक्र चल रहा है तो उसमें मतलब अपने कार्यों के हिसाब से अपन को मोक्ष मिलता है। कार्यों के हिसाब से हमको परिणाम मिलता है। मोक्ष के लिए तो हमें कर्म फल से बंधन से बाहर निकलना होगा, ऐसा कर्म करना पड़ेगा जिससे हम कर्म के बंधन से निकल पाए। हाँ सर, जैसे मोक्ष मिलता है तो मतलब एक टाइम तो मतलब ऐसा आएगा ना जब सबको मोक्ष मिल जाएगा, तो उसके बाद हाँ, तो मोक्ष का वास्तविक मतलब है मुक्ति हितन्यथा रूपम स्वरूपेणा व्यवस्थिति ही। मोक्ष की अल्टीमेट डेफिनेशन है अपनी नेचुरल पोजीशन को प्राप्त कर लेना। अभी जो हमारी पोजीशन है इस जगत में वो अस्वाभाविक है, अननेचुरल है। मोक्ष का मतलब नहीं है जीरो, मोक्ष का मतलब है रियल लाइफ में एंटर करना। हमारी रियल लाइफ है विद गॉड। गॉड इज ए पर्सन, वी आर ए पर्सन, ही इज इटर्नल, वी आर इटर्नल, देयर इज इटर्नल एक्सचेंज ऑफ लव। अभी क्या है, अभी हम डिस्कनेक्टेड हैं अननेचुरल पोजीशन में। जैसे मछली पानी के अंदर नहीं है, पानी के अंदर है तो नेचुरल पोजीशन है, पानी के बाहर है तो अननेचुरल पोजीशन। तो मोक्ष क्या है मछली के लिए? पानी के बाहर से वापस पानी में जाना। तो पानी में क्या, पानी में अंदर जाके उसकी नेचुरल एक्टिविटी शुरू करेगी। तो ऐसे ही मोक्ष का मतलब है हम भगवान के साथ में हमारी जो नेचुरल भगवान के साथ एक्टिविटीज़ हैं विच आर फुल ऑफ ब्लिस, उन एक्टिविटीज़ को शुरू करना, उसको मोक्ष कहते हैं। ठीक है? यस। डेथ के बाद क्या होता है? डेथ के बाद अलग अलग डेस्टिनेशन हो सकती है बेस्ड ऑन हाउ वी लिव इन दिस लाइफ। इफ
we remain, if we do sinful activities, then we will be born in lower births, animal kingdom, plant kingdom. If we do very pious activities, then we can be promoted to lives where there is a very big span of life, very good facilities for enjoyment, like Swargaloka life. Or we can be born again as human beings if we are in between. And another option is, if we practice spiritual life, if we try to understand God and re-establish our relationship with Him, then we will not be needed to come back again into this material world. Rather, we can go then back home, our home in the spiritual world, and regain our natural life of eternity with God. In continuation of that, I think this question, yeah. Yes. प्लैनेट्स, स्पिरिट्स, आत्मा कहाँ रहते हैं? कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं? भूत प्रेत? कौन सी आत्मा? तो उसको नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट बॉडी उसका, मान लीजिए स्वर्ग लोक जाने का बॉडी मिला तो वो स्वर्ग लोक में जाएगा। डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ बॉडी ही विल बी प्लेस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। 40 उन्हीं में और स्पिरिचुअल वर्ड भी दिखाया था लास्ट में। तो दैट इज व्हेन यू अटेन स्पिरिचुअल परफेक्शन, जहाँ पर बर्थ एंड डेथ नहीं है, स्पिरिचुअल बॉडीज, दैट इज यस। सोल इज परमानेंट और टेम्पररी? सोल अमर है, हमने बताया था ना एक बार क्लास में, ना उसका जन्म, न जायते म्रियते वा कदाचिन, ना उसका जन्म होता है ना उसका मरण होता है। तो कैसे, मतलब क्रिएट कैसे होती है? वो क्रिएट नहीं होती है, इट इज़ ऑलवेज एग्जिस्टिंग। हमको समझने मुश्किल हुई क्योंकि हमने हर एक चीज़ को क्रिएट होते देखा है। सो फॉर अस इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन ए थिंग विच हैज़ नो बर्थ। तो मतलब एग्जिस्टेंस क्या था ये पता नहीं चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। भगवान नित्य रूप से हैं और भगवान की शक्ति भी नित्य रूप से है। उनकी एक शक्ति है आत्मा, हम। तो भगवान भी हमेशा से रहे हैं, हम भी हमेशा से रहे हैं। थोड़े समय से भगवान को भूल गए हैं। थोड़ा समय मतलब करोड़ों 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 साल, लेकिन इन्फिनिटी में, इटर्निटी में, दैट इज थोड़ा समय। मतलब जो आत्मा है भगवान का अंश है। यस। तो मतलब भगवान का अंश है तो भगवान से निकली होगी। पर निकली होगी मतलब हम कहने के लिए इस प्रकार से बोलते हैं निकली होगी, पर भगवान जब जब हैं तब तब वो भगवान की शक्तियाँ भी तो हमेशा रहेंगी ना। जैसे सूरज है, प्रकाश सूरज से निकलता है ना, लेकिन कब से निकलना शुरू हुआ प्रकाश? जब सूरज बना। कम से कम जब से सूरज था। और सूरज तो, सूरज से कब निकलना शुरू हुआ? सूरज जब बना सूरज, यानी जब से सूरज है तब से प्रकाश भी है, करेक्ट। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे सूरज से प्रकाश निकला, लेकिन ऐसा कोई टाइम नहीं बता पाएंगे कि इस टाइम से ये निकलना शुरू हुआ, इससे पहले सूरज था लेकिन प्रकाश नहीं था। ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि सूरज का मतलब ही है जिसमें प्रकाश हो। तो जब से भगवान है तब से भगवान की शक्तियाँ हैं। भगवान कब से हैं? हमेशा से हैं। तो भगवान की शक्ति कब से हैं? हमेशा से हैं।